एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बैचलर्स। सभी स्टूडेंट्स का मेटा बैचलर्स पे स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2024 में अपना 10th का बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में वो अब सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, PYQs पे ध्यान देंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उसको डाउट्स को क्लियर करेंगे और बहुत से बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में। इवन मैथ साइंस ही नहीं, आपको SST, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स में आपको इक्वलिटी के साथ ध्यान देना होगा। और जो भी टॉपिक्स रेलेवेंट है आप उसे ही पढ़ें, PYQ से एनालिसिस करें, टीचर से बात करें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन सबको करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। जो भी डाउट्स होता है आप मेटा बैचलर्स की टीम को भेजेंगे। जैसे आप कोई भी टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भेजेंगे। यहाँ पे जो स्पेशल फैकल्टी हमारी है, जो IIT NIT मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाएगी और आपके तैयारी में आपको मदद करेगी। तो जुड़े रहिए मेटा बैचलर्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो बच्चे SST में, क्योंकि होता है कि बच्चे मैथ साइंस स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, बच्चे मैथ और साइंस तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं बट SST को बहुत ज़्यादा ही हल्के में ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं हमें करना है, बिकॉज अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो SST का मार्क्स भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो कुछ टिप्स है ये मैं अगर आपको बताऊं तो जो सबसे पहला टिप्स है SST में आपको हायर मार्क्स लाने के लिए, तो सबसे पहले आप टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे। सेकेंड, आप आंसर राइटिंग करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, और आंसर राइटिंग भी ऑन वर्ड में आपके खुद के वर्ड्स होने चाहिए। ये ना लगे एग्जामिनर को कि आपने बुक का वर्ड्स यूज किया है। मीन्स आपका जो सेंटेंस होना चाहिए, जो अरेंजमेंट होना चाहिए, ये आपका खुद होना चाहिए। और ये आपका तभी डेवलप होगा जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब। और ये आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स में आपको काम आएगा। आप वीक में कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। उनको आप मान के चलिए कि आप एक वीक में 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, टोटल मिला के 5 वीक में आप अगर 50 क्वेश्चंस करके जाते हैं, अगर उसके प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे तरह से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, उसकी सुंदरता दे पाएंगे, सजावट दे पाएंगे और आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। जो थर्ड है, आप PYQ करते जाएँ, PYQ को आप कभी नेगलेक्ट नहीं करना है। फोर्थ, आप NCERT को एक रफ ब्रीफ में आप पढ़ जाएँ। जो टॉपिक, जो चैप्टर आपके आ रहे हैं, ऐसे में होगा क्या कि आप PYQ को NCERT से कनेक्ट कर पाएंगे और देन आंसर राइटिंग को करके आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, ये PPT पे, ये चैप्टर जो हमारा है, ये हमारा लिंग, धर्म और जाति। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना लिंग विभाजन, कि समाज में जो महिला और पुरुष है इनका विभाजन कैसे हुआ, ये प्राकृतिक है या रूढ़िवादी धारणा है, कैसे हुआ, क्या हम इसे बदल सकते हैं, क्या लिंग विभाजन से जो सामाजिक प्रभाव हुआ वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, अगर नकारात्मक है तो कैसे हम इसे दूर करें, और अगर सकारात्मक है तो कैसे हम इसे बूस्ट करें। जो आपका नेक्स्ट होगा वो है महिला का राजनीति प्रतिनिधित्व। हम ये देखते हैं कि जो समाज हमारा है, ये समाज में जो पुरुष हैं और जो महिलाएँ हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएँ हैं, उनका राजनीति में जो प्रतिनिधित्व है बहुत ही असमान है। जैसे पुरुष का बहुत ज़्यादा है और महिलाओं का बहुत कम है। आपने बहुत कम जगह देखा होगा जहाँ पे आपके गांव की मुखिया आपको महिला मिलती है, या आपको अपने ज़िले का जो लोकसभा मेंबर है ये आपको फीमेल मिलती है लोकसभा मेंबर, या जो आपका ये विधान परिषद या विधानसभा की जो मेंबर है, विधान सभा या विधान परिषद जो राज्य का स्तर होता है, राज्य स्तरीय होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाओं की जो संख्या है वो संतुष्टिजनक नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि महिला का राजनीति प्रतिनिधित्व तो कैसा है, उनकी कमी है तो उसे कैसे पूरा करा जा सके, अगर उन्हें पूरा करने के लिए कौन कौन से लॉ बने, कौन कौन से कानून बने, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। मीन्स धर्म और सांप्रदायिकता दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कभी कभी होता है कि हम कन्फ्यूजन में धर्म और सांप्रदायिकता दोनों को एक ही में मिला देते हैं। हमें लगता है कि धर्म और सांप्रदायिकता दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, बट अगर हम डिटेल में जाने तो धर्म जो है हमारा, धर्म और ये सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिकता, जिसके बाद आप बहुत सारे पेपर में पढ़ते होंगे दंगे फसाद होते रहते हैं। तो ये धर्म और सांप्रदायिकता में क्या डिफरेंस है, एक धर्म सांप्रदायिकता का रूप कब ले लेता है, जो सामाजिक उपद्रवी होते हैं वो कैसे सांप्रदायिकता को धर्म का नाम दे देते हैं और समाज में भेदभाव या समाज में बंटवारा करते हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है
और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है, हम इसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि जाति और राजनीति जो हमारा टॉपिक है, जाति और राजनीति, इसमें हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है ये हमें पढ़ना है जातिगत असमानताएं, कि जो हमारे समाज में कई जातियां हैं, कुछ अपर कास्ट हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं, सो कॉल्ड दलित हैं, जिनके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो ये जातिगत असमानताएं कैसी हैं, क्या ये सिर्फ आर्थिक हैं, क्या ये सिर्फ आर्थिक हैं, या ये सामाजिक भी है, या ये सामाजिक भी है, या ये राजनीतिक भी है। इन असमानताओं को हम अच्छे तरह से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीति में जाति, एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे, एक है जाति में राजनीति, एक है हमारा जाति में राजनीति, जो जाति के अंदर की राजनीति है। कुछ लोग हैं जो वोट मांगते वक्त आपको जाति शब्द का यूज करते हैं कि भाई हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, तो हमें वोट दीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे जाति में राजनीति, और ऊपर हमारा है राजनीति में जाति, कि राजनीति में जाति कैसे अपनी भूमिका निभाती है और जाति में जो राजनीति हो रही है आजकल वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73, जो आपका 1992 में हुआ था, जिसमें आपको फीमेल को बहुत राइट्स मिला था, पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। फिर हम PYQs देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जुड़े रहिए, इन सारे टॉपिक्स के बाद आपको एक भी डाउट्स नहीं बच जाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। जो सबसे पहले हमारा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें पढ़ना है लिंग विभाजन, हमें पढ़ना है लिंग विभाजन और इसका सामाजिक प्रभाव, कि अगर समाज में लिंग विभाजन है तो क्या है और इसका सामाजिक प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक है जो पुरुष हैं और एक है जो महिलाएं हैं। ये दो तरह के लोग हमारे रहते हैं। ये लिंग विभाजन में आपको पुरुष और महिलाएं होती है। अब जो सबसे पहला पॉइंट है ये आप देखेंगे कि हमें क्या लगता है कि ये जो लिंग विभाजन है, हमें जो लगता है ये लिंग विभाजन है ये स्वाभाविक है और अपरिवर्तनीय है। मीन्स ये जो लिंग का विभाजन हुआ है महिला और पुरुष में, ये हमने नहीं किया है, ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये भगवान ने करके भेजा है। ये हमें लगता है कि लिंग विभाजन स्वाभाविक है और अपरिवर्तनीय, मीन्स इसे बदल नहीं सकते हैं। यह जीव विज्ञान पर नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षा और रूढ़ियों पर आधारित है। परंतु अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये एक्चुअली बायोलॉजिकल नहीं है कि महिला और पुरुष, ठीक है, जेंडर के हिसाब से जब बच्चा पैदा लेता है तो एक महिला होता है या वो पुरुष होता है, बट समाज में जो उनके साथ हो रहा होता है वो जीव विज्ञान तय नहीं करती, वो भगवान तय नहीं करता है। वो एक्चुअली जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं कि महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को रोटी बनाना चाहिए, महिलाओं को खाना बनाना चाहिए, या जो रूढ़िवादी धारणा, जो कंजर्वेटिव पीपल है, जो समाज में अच्छे बदलाव नहीं चाहते हैं, ये उनकी समझ है कि समाज में जो लिंग विभाजन ये स्वाभाविक है और अपरिवर्तनीय है। वो उसको ये नाम दे देते हैं, करते वो खुद है, जो समाज में सामाजिक अपेक्षाएं रखने वाले लोग हैं कि महिलाएं खाना बनाएंगी, महिलाएं ये काम करेंगी, ये काम नहीं करेंगी, या जो रूढ़िवादी लोग हैं वो इसको स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय नाम देते हैं ताकि विरोध बहुत कम हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। उसके बाद क्या है कि राजनीति में उनकी भूमिका क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि जब लिंग विभाजन होता है और जब ये अपेक्षाकृत लोग और जो रूढ़िवादी लोग हैं जो महिलाओं को बहुत ही कम राइट्स देते हैं, तो वो राजनीति में उनकी भूमिका को क्या करते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। मीन्स उनको बहुत सारे सीट्स नहीं मिल पाते हैं, अगर वो चुनाव लड़ते भी तो जीत नहीं पाते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये हमारा है केवल पुरुष को ही सार्वजनिक मामलों में भाग लेने। मीन्स कि मंदिर में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, स्कूल कहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें होगी, दुर्गा पूजा कहाँ होगा। आज भी अब समाज में देखते हैं कि बहुत जो सार्वजनिक मामले हैं वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो अधिकतर पुरुष ही करते हैं, महिलाओं को वहाँ पे राइट्स नहीं दिए जाते हैं मतदान करने। और ये आज की बात नहीं, आज से बहुत टाइम पहले में जब अमेरिका की बात करें, सबसे डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे भी मतदान महिलाओं को देना नहीं था, उनको राइट्स नहीं थी, जिनके लिए महिलाओं ने वहाँ पे बहुत मूवमेंट लड़ा। किस्मत की बात अच्छी है कि हमारे जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल लागू हुआ तभी से हमने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। फिर सार्वजनिक कार्यालयों, इन सब जगहों पे चुनाव लड़ने की अनुमति महिलाओं को नहीं है। तो हम ये 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी ये पॉइंट्स अगर पूछा जाएगा तो हम ये 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लिंग विभाजन को स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय समझा जाता है, जबकि यह जीव विज्ञान पर नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षा और रूढ़ियों पर आधारित है, इसे हमने बनाया है। जो सेकंड पॉइंट है, राजनीति में उनकी भूमिका न्यूनतम है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, केवल पुरुषों को इस सार्वजनिक मामले में भाग लेने का अधिकार, मतदान करने का और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति सिर्फ पुरुष को ही दिए जाते हैं, महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं। तो ये लिंग विभाजन और इसका सामाजिक प्रभाव में हम इसे लिखेंगे अच्छे तरीके से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा नारीवादी आंदोलन। क्या होता है नारीवादी आंदोलन, तो देखते हैं यहाँ पे
बहुत टाइम पहले जब महिलाओं को बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे और महिलाएं सारा काम घर का करती थी और इसके लिए उनको कोई वेजेस नहीं दिए जाते थे, तो महिलाओं ने एक आंदोलन किया और उसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, बहुत सारे पुरुष ने भी इसमें नारीवादी आंदोलन में सिर्फ महिलाओं ने ही नहीं, जो भी पुरुष हैं, बहुत सारे पुरुष जो सेंसिटिव प्रोग्रेसिव थे, इन्होंने भी महिला आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसको नारीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। जो इसमें है उसमें सबसे पहले आपका क्या है कि व्यक्तिगत मामला और पारिवारिक जीवन मीन्स अपने डिसीजन और अपने पारिवारिक डिसीजन और सार्वजनिक डिसीजन में महिलाओं को इक्वलिटी देना है, हमें समानता देना है कि अगर कोई डिसीजन हो रहा है तो उसमें महिलाओं की बातों को भी सुना जाए, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हो। इस आंदोलन को जो कहा गया उसे नारीवादी आंदोलन, एक्चुअली ये वीमेन राइट को एक्चुअली ये जो था ये आपका एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये वीमेन राइट्स को बढ़ाने की बात कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं थी, पुरुष भी थे। तो आप जब मेंशन करेंगे नारीवादी आंदोलन तो अब ये जरूर लिखेंगे कि नारीवादी आंदोलन में महिला और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत एक पुरुष प्रधान, उसके बाद जो हम देखेंगे कि भारत एक पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज है। मीन्स भारत में पुरुष मेल को ज़्यादा राइट्स मिले हैं, इसलिए महिलाओं का विभिन्न तरीकों से नुकसान होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनका उत्पीड़न सामाजिक आर्थिक और उनका शारीरिक उत्पीड़न होता है। आप कई बार देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसा परिवार है जहाँ पे महिलाओं को बार बार मारा पीटा जाता है, महिलाओं के साथ बार बार छेड़खानी की जाती है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह के भेदभाव का सामना अक्सर हम देखते हैं। इसके देखते हैं उदाहरण क्या क्या है। अगर देखें तो महिलाओं में जो साक्षरता दर है मीन्स पढ़ाई लिखाई वो 54% है। आज भी अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे स्कूल में अगर 50 मेल है तो उसमें बस 30 या 40 या कहीं कहीं तो मुश्किल से 20 लड़कियां होती हैं, जबकि पुरुषों में 76% है। तो आप देख सकते हैं कितना का गैप है, 54% यहाँ है और यहाँ 76% है। तो ये जो गैप है, इतना जो गैप है, ये क्या है, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, मीन्स ये असमानता है पढ़ाई में। उसके बाद अगर हम देखें तो जो औसतन एक भारतीय महिला प्रतिदिन एक पुरुष से 1 घंटा अधिक काम करती हैं, क्योंकि महिलाओं को कई तरह के काम होते हैं। उन्हें घर का खाना बनाना होता है, वो घर का खाना बनाती है, वो घर के लिए पानी लाती हैं, वो घर के लिए कपड़ा धोती हैं, वो बच्चों की देखभाल करती हैं, मीन्स वो टेक केयर का भी काम करती है। ठीक है, कुछ महिलाएं ऑफिस भी जाती हैं इसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि एक फीमेल के साथ कितने ज़्यादा काम है। तो ऐसा माना गया है कि एक भारतीय महिला पुरुष से 1 घंटा का अधिक काम करती है और उनके लिए उनको कोई भुगतान नहीं किया जाता है। ये आप अपने घर में भी देखते होंगे कि अगर आपकी मम्मी खाना बनाती है तो वो उनका काम समझ लिया जाता है और इसके बदले में उन्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जिसके लिए एक अधिनियम है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे तो ये प्रोविज़न जो हमारा ये कहता है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष है। मीन्स अगर कोई महिला 8 घंटे काम करती है और अगर कोई पुरुष भी 8 घंटे काम करता है और इसको इस काम के लिए 10,000 दिया जाता है और इसको इस काम के लिए 15,000 दिया जाता है, तो ये कानूनी अपराध है, क्योंकि सेम काम के लिए जो वेतन है सेम मिलना चाहिए। ये हमें समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का ये प्रावधान है, जहाँ पे महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना जाना चाहिए। भारत में लिंग चयनात्मक, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या है, भारत में लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण बाल लिंग अनुपात जो है वो बहुत ही गिर गई है। अब मैं इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करूँ तो आप समझेंगे कि आजकल जो अपने ग्रामीण इलाकों में क्या है कि जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जाती है कराने, और अल्ट्रासाउंड कराने से ये पता चल जाता है कि जो पेट में बच्चा है वो मेल है या वो फीमेल है। और अगर वो फीमेल होती है तो उस बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, और अगर वो मेल होता है तो उस बच्चे को बहुत अच्छे से जन्म दिया जाता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पेट में ही मर जाती हैं, मीन्स वो धरती पर आ भी नहीं पाती है, धरती पे जन्म भी नहीं ले पाती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ही लड़कियों की संख्या कम गई है। जो लिंग अनुपात है हमारा, लिंग अनुपात मीन्स कि कितनी लड़कियां
मीन्स अगर सपोज करेंगे कि अगर 1000 लड़का है, उसके पीछे कितनी लड़कियां हैं, तो मान लेते 998 है। यहाँ का मतलब कि यहाँ पे 2 इनइक्वलिटी है, 2 का डिफरेंस है, 2 का यहाँ पे अंतर है। बट ये अंतर धीरे धीरे और बढ़ जाता है कब, जब महिलाएं और कम पैदा लेती है और पुरुष और अधिक पैदा लेते हैं तब। अब सपोज कीजिए कि अगर कोई जाके ये पता कर ले कि बच्चा लड़का है या बच्चा लड़की है और वो उसे गिरा दे, तो मेल अगर 1000 है और उसके बाद जो लड़कियों की संख्या है वो अगर 700 हो जाएगी, तो ये गैप कितना हो गया, ये गैप कितना हो गया, ये गैप आपका, ये गैप जो है आपका, ये जो गैप है आपका, ये आपको 300 का होता है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारे समाज में लड़की और लड़कियों को समान इक्वलिटी, समान प्रायोरिटी देनी जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट्स की बात करेंगे, जो आपको मेंशन करना है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, उसके बाद यहाँ पे जिसमें कई तरह का भेदभाव और उत्पीड़न होता है। महिलाओं में साक्षरता 54 है और पुरुष में 76 है, जो कि बहुत ही गलत है। उसके बाद एक भारतीय महिला पुरुष से 1 घंटा अधिक काम करती है, जिसके लिए उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। और भारत में जो लिंग चयन गर्भपात के कारण महिलाओं की संख्या लगातार कम रही है, जो कि बहुत ही डरावना मुद्दा है। अब अगर हम देखें कि महिला, अगर हम यहाँ पे बात करें कि महिला का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, मीन्स राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है, तो हम ये देखेंगे कि जब तक महिला सत्ता पर नियंत्रण नहीं रखती है, मीन्स जब तक महिलाएं भी राजनीति में नहीं जाती है, उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा। मीन्स उनके लिए बहुत ही कोई केयर नहीं करेगा। अब कौन पुरुष चाहेगा कि महिलाओं को ज़्यादा राइट्स दिया जाए, सब नीतीश कुमार तो नहीं होते हैं। तो जब तक महिलाओं पर सत्ता नियंत्रण नहीं रखती, जब तक महिला खुद राजनीति में नहीं जाती है, अपने अधिकार की मांग वो नहीं कर पाएगी। महिलाओं की समस्या को हल करने का एक तरीका है, क्या है कि निर्वाचित निकायों में महिलाओं का उचित अनुपात हो। मीन्स जो इलेक्शन होता है, चाहे वो आपका लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो आपका विधानसभा का इलेक्शन हो, या चाहे वो आपका पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो आपका पंचायती इलेक्शन हो, इन सभी इलेक्शनों में महिलाओं का जो सीट है ये रिजर्व कर देना चाहिए कि इतनी महिलाएं यहाँ से लड़ेंगी, इतनी महिलाएं यहाँ से लड़ेंगी। हमने ये देखा है कि पंचायती इलेक्शन में तो महिलाओं का सीट रिजर्व है 1/3, बट अभी भी विधानसभा और लोकसभा के लिए रिजर्वेशन का कानून नहीं बनाया गया है। तो बहुत जल्द से जल्द सरकार को इन तीनों स्टेज के लिए, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो आपको विधानसभा के लिए हो, या चाहे वो आपको पंचायत के लिए हो, इन सभी जगहों पे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कानून आना चाहिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं में स्थानीय सरकारी निकायों में 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया। मीन्स अगर कहीं से 30, अगर वहाँ पे 30 टोटल सीट है, तो इसका 1/3 मीन्स 10 सीट रिजर्व कर दिया गया है वीमेन के लिए, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, पुरुष यहाँ पे नहीं लड़ेगी। बट अभी भी भारत में एक समस्या क्या है कि जो प्रधानपति होते हैं, ये भारत की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मीन्स मैं आपको बता दूं कि ऐसा भारत में बहुत बार देखा गया है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, कि जहां सीट रिजर्व होती है वहां पे एक औरत तो चुनाव लड़ती है। मीन्स अगर मान ले कि सीमा नाम की एक लड़की चुनाव लड़ी और सीमा जीत भी गई, बट उसका जो भी काम है वहाँ पे, पंचायत का जो भी इलेक्शन है, जो भी डिसीजन है या जो भी लॉ है, ये सारा का सारा सीमा का पति है ये करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रधानपति। ये भारत में एक बड़ी समस्या है महिलाओं के साथ। तो महिलाओं को इस चीज़ के लिए जगना चाहिए कि अगर आप कहीं से, आपके लिए सरकार ने 1/3 सीट रिजर्व किया है और आप कहीं से इलेक्ट होती हैं, तो आप डिसीजन खुद लेंगी, ना कि आपका पति लेगा। तो हमने यहाँ पे महिलाओं के बारे में जो इस चैप्टर में था, इसको बहुत डिटेल में जाना। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा होगा धर्म, सांप्रदायिकता और उसका राजनीति में क्या रोल है, इसे हम समझेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेटा बैचलर्स के साथ। धन्यवाद।